नमस्कार। खास पेशकश हमारी। अब किन सेक्टर्स पर रखें नज़र। इस हफ्ते मंगलवार को एक बहुत बड़ा इवेंट जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। बजट आ गया। बजट में सिर्फ एक बात शेयर बाजार के निवेशकों को थोड़ी सी अखरी कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया। उस बात से बाजार में थोड़ी हैरानी, थोड़ी परेशानी 2-3 दिन तक देखने को मिली, लेकिन शुक्रवार का दिन बाजार के लिए काफ़ी सकारात्मक रुख लेकर के आया और बाजार फिर से दिन के उच्चतम स्तर, माफ़ कीजिएगा, अपने उच्चतम स्तर के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अब इस बाजार में क्या चलेगा? अब इस बाजार में क्या एक बार सेक्टर रोटेशन करने का वक्त आ गया है? अब इस बाजार में क्या पीएसयू रैलों की जो रैली थी वो समाप्त हो गई है? कौन से वो सेक्टर हैं जो आने वाले समय में बाजार को नई दिशा देंगे? बाजार में अभी डरना चाहिए? और वैल्यूएशन को लेकर के जो लोग घबराए हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो इसके लिए हमने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि बाजारों को कई दशकों से बहुत नज़दीकी से न सिर्फ देख पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें एक तरीके से बाजार के भीष्म पितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लंबे समय से बाजार पर पैनी निगाह रखने वाले सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान बन चुके हैं। और सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लंबे समय से आपको हम लोग सुनते आ रहे हैं, आपकी बातों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपसे बाजार पर ही जानना चाहेंगे और बाजार से पहले बजट पर जानना चाहेंगे। चूँकि बजट के बाद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो मनी 9 के दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इस बजट में ये जो एलटीसीजी और एसटीसीजी में बढ़ोतरी की गई है, ये बाजार को लंबी अवधि में क्या प्रभावित करेगा, या आपको लगता है ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, जाने दो? जो बीत गई सो बात गई, वही बात है। ये कुछ ज्यादा देखिए, जो आप लोग डरते हैं कि ऐसे टैक्स के कारण कोई निवेशक स्टॉक मार्केट में नहीं निवेश करेगा, ये तो बहुत गलत चीज होगी। क्योंकि क्या है कि 10% से 12.5 2.5% का। अभी ये सोचिए कि कैपिटल गेन्स टैक्स जब पे करते हैं तब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, आप स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो टैक्स का असर नहीं पड़ता है। और फिर भी बाकी नॉर्मल टैक्सेशन रेट एक आम व्यक्ति जो समझिए 30% टैक्स ब्रैकेट में आसानी से आ जाता है, जो अपर मिडिल क्लास वाले, तो वहां पे तो आसानी से आपको अभी भी 20% का छूट है कंपेयर टू एनी अदर मोड ऑफ टैक्सेशन। तो मैं कहूंगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सोचकर कि डोमेस्टिक निवेशक डर जाएंगे करके वो भी सावधान रह रहे थे 2-3 दिन से, मगर जी। आज देखा आपने भरपूर बाइंग सभी जगह से हो गई। तो ये मैं कहूंगा कि मार्केट इजीली इसको ऑब्जर्व कर लेगा, और ये कोई निवेशक का कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, ये कोई बदलाव नहीं लाएगा। ये कोई बदलाव फंडामेंटल्स नहीं पे है। फोकस रहेगी, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी पे फोकस रहेगी, और प्रॉफिट बना रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में। और 2.5% गवर्नमेंट को देना, जबकि फिस्कल डेफिसिट को संभालना, इंडिया का रेटिंग को संभालना, ये सब बहुत मुश्किल काम है, खर्चा भी करने की जरूरत है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट को भी सपोर्ट करना चाहिए थ्रू टैक्सेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन सर, इस बार का जो बजट रहा वो उस पर कहीं ना कहीं जो फोकस रहा वो रूरल डिमांड बढ़ाने पे ज़्यादा रहा और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने पर रहा। क्या आपको इसका असर कब तक आपको दिखाई देगा? क्योंकि जो हमने रूरल डिमांड है वो एक बड़ा कंसर्न बनी हुई है। हमने देखा कि के शेप रिकवरी, जिसमें कि गाड़ियाँ तो बन रही हैं, कंपनियों के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटी गाड़ियाँ नहीं बन रही हैं। रियल एस्टेट में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पे जोर कम है, लग्जरी हाउसिंग पर ज़्यादा है। तो ये जो के शेप रिकवरी है, ये जो इस बजट में तमाम कदम उठाए गए हैं, वो कितना असर डालेंगे और कितना इम्पैक्ट, कब तक इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये धीरे धीरे ही बात होगी, क्योंकि ना ही अग्री सेक्टर में उन्होंने 2.25 लाख करोड़ का खर्चा की बात किया है, मगर नई एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मुद्दे उन्होंने सामने लाए हैं, जो पैसा दे रहे लोगों को, जो बोथ टू कॉरपोरेट एज वेल एज टू द एम्प्लॉई, तो ये बात से आप देखें कि अल्टीमेटली जैसे आपने कहा के शेप रिकवरी में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी तक कैपेक्स का निवेश शुरू नहीं कर रहा है ढंग से। और ये इसीलिए क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में अभी भी 75-76% लेवल पे अटक गई है। जब जी। ये 80 पार होती है, तभी आप डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा ना, तब आप देखेंगे कि कुछ नौकरी की चांसेस बढ़ेगी। तो वहां पे मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस किए हैं, 6-9 महीने लगेंगे इस साल में उसको इम्प्लीमेंट लगवाने में। और धीरे धीरे आप इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव्स दे रही है वो ईपीएफओ के अंदर अगर भर्ती होगी आपकी तभी दे रहे हैं।
तो बिल्कुल। इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से फॉर्मल, अब क्या होता है ना, देखिए इंफ्रा से बहुत हाउसिंग और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स माना जाता है। मगर खास करके आप देखिए, जो सीमेंट को उठाने वाले, सैंड को उठाने वाले कैजुअल लेबर होते हैं, तो ये एक असली नौकरी उनके मन में भी, उनको नहीं लगता है कि मुझे नौकरी मिल गई, या क्या मिला है, थोड़ी दिन के लिए काम मिला है, उसका पैसा मिल रहा है। मगर जैसे ही ये जो स्टेप्स अभी गवर्नमेंट ले रही है, उसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की जो बढ़त आएगी ना, उससे भी एक कॉन्फिडेंस आएगा इन व्यक्तियों में कि मैं हम खर्चा करूं। क्योंकि कोविड के बाद ही ये लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे माइग्रेंट्स अपने अर्बन सेक्टर को छोड़कर अपने गांव वापस गए थे, और गवर्नमेंट नरेगा का थ्रू उनको सपोर्ट कर रहा था, उनका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया खरीदारी करने में। तो वही चीज शायद इस बजट से शुरू होगी कि रूरल सेक्टर में। सेकंड, मानसून की आउटलुक, पिछले साल मानसून अच्छा नहीं रहा इतना, जी। अभी इस साल का रुझान अच्छा है। बॉम्बे में आप देख रहे हैं फ्लड की सिचुएशन है, तो शायद ये अच्छी मानसून भी आ जाएगी, तो खबर अच्छी आएगी कि रूरल डिमांड भी पिकअप होगा, उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिकअप होगा, तो डेफिनेटली तब हम ये के शेप्ड रिकवरी को ट्रू वी शेप्ड रिकवरी में बदलते हुए देख सकते हैं। चलिए सर, बाजार पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ मोटी मोटी बातें आपसे समझ लें, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न जो है इकॉनमी के लिए जो बना हुआ है वो है फूड इन्फ्लेशन, जिसने कि मिडिल क्लास को काफ़ी परेशान किया हुआ है, और बार बार आरबीआई की तरफ से भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये काबू में नहीं आ रही है। ये कितना बड़ा कंसर्न आपको लगता है कि ये हो सकता है? क्योंकि रेट कट को लेकर के जब भी बात होती है तो ऐसा लगता है कि शायद फूड इन्फ्लेशन जो है एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अभी भी हम देख रहे हैं टमाटर काफ़ी महंगा है, प्याज काफ़ी महंगा है, हर मिडिल क्लास में घर में चर्चा हो रही है। ये आपको कितना बड़ा कंसर्न लगता है, और तमाम कोशिशों के बावजूद गवर्नमेंट इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जैसे कि है ना, मानसून का अभी शुरू हुआ है, तो एक मानसून की प्रॉब्लम थी। सेकंड, ये थोड़ा सेल्फ मेड है, मैं क्यों कहूँ, क्योंकि इलेक्शन के पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने टॉप प्रोग्राम चलाया था, यानी टमाटो ऑनियन पोटैटो, TOP को उन्होंने एफसीआई के गोडाउन में और गोडाउन में उन्होंने स्टोर किया, ताकि इलेक्शन के माहौल के टाइम में इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े। अब क्या हुआ, वो जो उन्होंने एडवांस में खरीद के स्टोर कर दिया और यूज हो गया, अभी थोड़ा शॉर्टेज आ रहा है। ये नॉर्मल थिंग है, मेरे को 3-4 महीने में ये, जैसे ही मानसून भी नॉर्मल आ जाएगी, ये सेटल हो जाएगी। मगर इन्फ्लेशन आरबीआई पॉलिसी में रेट कट के लिए जरूर मायना रखती है, और मेरे ख्याल में इस साल आपको रेट कट का उम्मीद रखना गलत होगा। हम्म। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल आरबीआई कोई रेट कट कर पाएगी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी हाई है। सेकंड, रेट कट कब करते हैं, जब ग्रोथ धीमी हो रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए रेट कट की जरूरत बनती है। हमारे देश में तो ग्रोथ तो 6-7% पे अच्छी चल रही है, तो उसके कारण एक धक्का देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात है, अगर यूएस फेड में रेट कट करते हैं, तो जी। शायद मैचिंग रेट कट आरबीआई को सोचना होगा, पर वो भी आज मेरे को उतना पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। यूएस की ग्रोथ नंबर स्ट्रांग आ रही है, तो सितंबर वाला जो रेट कट पहले सोच रहे थे, शायद अब नहीं होगा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में आरबीआई का रेट पॉलिसी में शायद विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से थोड़ी राहत मिल सकती है, मगर रेट कट का आप बिल्कुल एक अंदाजा मत रखिए इस साल के लिए। अगले साल शायद बदलाव आ सकती है। इसलिए इन्फ्लेशन का देखिए इंपॉर्टेंट होता है, एक आरबीआई की पॉलिसी के लिए, दूसरा इलेक्शन के लिए। अभी इलेक्शन पे पीछे हट गया, और आरबीआई पॉलिसी में भी मैं रेट कट नहीं हो रहा हूं, तो मेरे ख्याल में ये इन्फ्लेशन के आंकड़े खाली डिस्कशन के चर्चे में होंगे। क्योंकि देखिए, आपने रूरल की बात की, अब फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, तो एक तरफ अर्बन कंज्यूमर्स के लिए वो एक हानिकारक चीज होती है, मगर रूरल फार्मर के लिए तो पॉजिटिव होती है, तो पैसा उनको मुनाफा बन रहा है, तो शायद इसकी वजह से रूरल रूरल डिमांड भी पिकअप हो सकती है ना। ऐसे क्यों नहीं सोच रहे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब थोड़ा सा रुख बाजार पे कर लेते हैं, और बाजार में बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं। वैल्यूएशन वैल्यूएशन की बातें हमने कई बार सुनी, और बजट के बाद बाजार गिरेगा, बजट के पहले बाजार गिरेगा। जब जब बाजार को गिरने के लिए कहा जाता है, बाजार थोड़ा सा करेक्ट जरूर होता है, लेकिन दोबारा उसी ऊंचाई पर आकर के खड़ा हो जाता है, और शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भी हमने ऐसा ही दिखाई दिया। क्या वाकई में वैल्यूएशन ज़्यादा है, और इसको लेकर के अगर इतना कंसर्न है, तो एफआईज की तरफ से शुक्रवार को ऐसी बाइंग क्यों देखने को मिली, और करंट लेवल पे आपको भारतीय बाजार क्या महंगे दिखाई देते हैं?
नहीं, मुझे मार्केट महंगा नहीं दिख रहा है। ओवरऑल ब्रॉडली आप देखें तो कुछ कुछ सेक्टर आगे दौड़ चुके हैं, जैसे डिफेंस, इंफ्रा, ऐसे पैक्स। कुछ सेक्टर्स कंजम्पशन के या आईटी के या फार्मा के या बैंकिंग के अभी भी उतने हाई लेवल्स पे नहीं है। तो ओवरऑल एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेंगे तो मैं कहूंगा कि मार्केट मेरे को महंगा नहीं लग रहा है। सेकंड, ये महंगी की बात ऑलवेज रिलेटिव होती है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज 1 ईयर फॉरवर्ड पी के हिसाब से कंपेयर करें, मार्केट उसी के आसपास चल रही है। तो मेरे ख्याल में इंडिया का ग्रोथ को डिस्काउंट कर रही है मार्केट। और ये क्यों? क्योंकि ग्रोथ का नमूना होता है कि पीईजी एक रेशो होता है, राइट? प्राइस अर्निंग्स रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो एज लॉन्ग एज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जारी है, ये फ्यूचर में जो आने वाली अर्निंग्स ग्रोथ को आज डिस्काउंट जो हो रहा है उसमें कोई दिक्कत अगर ना दिखे तो ये वैल्यूएशन सही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये अर्निंग्स ग्रोथ आकर इस वैल्यू को जस्टिफाई कर लेंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा कि वैल्यूएशन का सही या गलत एक नंबर से उठाकर कहने की बात सही नहीं होगी। क्यों मैं कह रहा हूं? एक बिस्लरी का बॉटल आपको मुंबई में 10 रुपए में मिलता है, वही राजस्थान के डेजर्ट में आप जाओगे तो 100 रुपए या 1000 रुपए भी देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, एक कहावत है। यानी बिल्कुल। फॉरेनर जो खरीद रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को, अभी बाकी मार्केट के 1 ईयर फॉरवर्ड पी के हिसाब से इंडिया महंगा दिख रहा है, हम्म। मगर किसी और मार्केट का हमारे नजदीक भी ग्रोथ की रेट्स नहीं है। तो ये हम्म। पी का ग्रोथ के साथ आप हिसाब देखेंगे तो उनके लिए जो सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ इंडिया से मिल रही है उससे वो संतुष्ट है। और इसीलिए बजट को भी वो देख रहे हैं उसी हालत से कि क्या फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके इंडिया का रेटिंग शायद अपग्रेड होने का एक पॉसिबिलिटी रखकर आप देखेंगे तो फॉरेन कैपिटल इंडिया आने के लिए तैयार है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ग्रोथ स्टोरी कंसिस्टेंट है। और हम्म। इसका एग्जांपल मैं स्टॉक के जरिए आपको बताऊंगा। माने जी। आप देखिए कि एफएमसीजी सेक्टर में जी। 5, 6, 7, 8% ही उनकी सेल्स ग्रोथ होती है और प्रॉफिट ग्रोथ उससे थोड़ा ज्यादा। फिर भी वैल्यूएशन एफएमसीजी की कंपनियों की इंडस्ट्रियल सिक्लिकल कंपनीज से बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? वो कंसिस्टेंसी ऑफ द अर्निंग ग्रोथ जो होता है एफएमसीजी का, उसके लिए प्राइस देने के लिए मार्केट तैयार है। मार्केट ऑलवेज सर्टेनिटी के लिए एक दाम देने के लिए तैयार है, और इंडिया की ग्रोथ आउटलुक में वो सर्टेनिटी है। क्यों है ये सर्टेनिटी? बिकॉज हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड और चीन के जो प्रॉब्लम्स है उससे फायदा सबसे ज्यादा इंडिया और शायद वियतनाम, ये दोनों देश ही उसका लाभ उठाने के लिए तैयार है अगले दशक के लिए। तो मेरा मानना है कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर आप थॉट प्रोसेस रखेंगे तो जी। ये वैल्यूएशन एज लॉन्ग एज वो ग्रोथ फ्यूचर में कोई डाउट में नहीं आ जाए, मेरे को कोई मार्केट में ओवर वैल्यू नहीं दिखा। एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का अभी भी मैं रीजनेबली कहूंगा वैल्यूएशंस। गिने ठीक है। चुने सेक्टर थोड़े ओवर वैल्यू दिख सकते हैं, क्योंकि मार्केट की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और जी। इसका भी मैं कारण अब 2 मिनट में बताता हूं आपको। जी। क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशन या एक आप ट्रेलिंग पी देखते हैं, यानी पिछले साल की अर्निंग को आज के दाम से पी बाई ई डिवाइड कर रहे हैं। जो हो चुका है वो संक कॉस्ट है, उसको भूलना चाहिए, नंबर वन। सो ट्रेलिंग पी के हिसाब से मत देखिए। सेकेंड, मार्केट में जो कंपेयर करते हैं लोग वैल्यूएशन, वो 1 ईयर फॉरवर्ड पी का कंपेयर करते हैं, यानी अगले साल की अर्निंग्स। अभी इस साल में अक्टूबर आ जाएगी तो FY 26 में आपकी यादगाश, आपकी सोच बदल देगी। तो ऑटोमेटिकली अगर 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ आप फैक्टर कर ले तो जैसे ही आपको सितंबर अक्टूबर आ जाए ये सब आपको वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली रीजनेबल लग जाएंगे, क्योंकि एक साल बाद की आप डिस्काउंट कर रहे हैं। वो दूसरी बात है। और तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, कि जो खरीदारी कर रहे हैं, एक सॉवरेन वेल्थ फंड और एक पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड बाहर से जो खरीद रहा है, वो 10 साल का आउटलुक लेके इंडियन मार्केट को खरीद रहा है। उसको 1 साल की फॉरवर्ड पी, 2 साल से कुछ महीना नहीं, उसको 10 साल की अर्निंग्स ग्रोथ को देखकर उसको वो खरीद रहा है डिस्काउंट करके एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिमिलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में भी म्यूचुअल फंड जो है 3 से 5 साल की आउटलुक से स्टॉक को खरीदते हैं। तो जब वो एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं और की कैश फ्लोज और प्रॉफिट को प्रोजेक्ट करते हैं 3 से 5 साल और डिस्काउंट करते हैं, वो ये 1 ईयर फॉरवर्ड पीवी से अपना सोच को नहीं बदलने वाले हैं। उनको 3 से 5 साल में इस कंपनी की ग्रोथ अगर अच्छी दिख रही है और वो अर्निंग्स को वो खरीद रहे हैं, उनको 3 से 5 साल के बाद वो अर्निंग्स आ जाए तो काफी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंट प्लेयर्स मार्केट में डिफरेंट टाइम फ्रेम रख के
स्टॉक्स और खरीद रहे हैं ना, इसलिए मेरा मानना है कि वेटेड एवरेज आप देखेंगे लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए इंडिया का कंसिस्टेंट ग्रोथ स्टोरी के कारण वो हायर प्राइस देने के लिए तैयार है, बिकॉज ग्रोथ जस्टिफाई करता है। मैंने बहुत डिटेल्ड एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, नहीं नहीं, बहुत शायद अच्छा सर, बहुत के अच्छी। और बाद आप ऐसे ही डिटेल में बताइए ताकि हमारे जो आम निवेशक हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक अब बाजार में उतर रहे हैं, इतने नंबर्स में हम देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं और बहुत लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग उन लोगों को समझने का और पढ़ने का मौका मिलेगा आप जैसे व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से उनकी समझ बढ़ेगी। अब सर सब कुछ इतना अच्छा अगर दिखाई दे रहा है तो फिर ये विदेशी निवेशक इतने घबराए क्यों? और पूरे साल में हमने देखा कि हमारे म्यूचुअल फंड ने संभाल के रखा बाजार को, विदेशी निवेशक बीच बीच में बड़ी बड़ी बिकवाली करते रहे। फ्राइडे को जरूर बाइंग आई, बीच बीच में आती रही है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि नेट सेलर ही देखने को मिले हैं। इनकी नाराजगी की वजह क्या है? और भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप कैसे देख रहे हैं, जिसने भरोसे के साथ उसने इतनी बिकवाली के बावजूद भारत के बाजार को दुनिया के सामने मजबूत बनाए रखा, दुनिया के सामने? तो पहली बात मैं कहूँगा कि फॉरेन निवेश के जब बेच रहा है तो आप क्यों सोच रहे हैं कि वो डर के मारे बेच रहा है? देखिए, फॉरेन निवेशक जो बेच रहा है, मैंने कहा ना सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं 10 साल 15 साल की आउटलुक से, बट हेज फंड होते हैं 3 महीने 6 महीने की आउटलुक से। ओके, तो 3 महीने में उसको समझिए कि 50% रिटर्न मिल गया तो वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये डरा हुआ नहीं है। उसको क्या है कि उसने लाखों HNIs का पैसा उठाकर उनसे कहा है कि मैं साल 1.5 साल 2 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न दिलवाऊंगा, और जब वो रिटर्न के आंकड़े आ जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करके पैसा रिटर्न कर रहा है। ये नॉर्मल मार्केट की एक प्रैक्टिस है ना, प्रॉफिट बुकिंग, एक रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग, ये हेल्दी कैपिटल मार्केट का एक नमूना है। तो मेरे ख्याल में ये फॉरेनर जब आते बेचते हैं, नेट सेलर्स होते हैं, उसमें बाइंग बाई सॉवरेन वेल्थ फंड ऑलवेज रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बायर्स जो 10-15 साल से खरीदते हैं वो कंसिस्टेंटली खरीदारी करते हैं, स्पेशली वो बढ़ाते हैं जब मार्केट गिरता है। मगर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो होते हैं उनका आउटलुक ही शॉर्ट टर्म है, और वो शॉर्ट टर्म में जब पैसा बन गया तो वो बेच रहे हैं बस। और सेकंड बात ये कहूंगा मैं कि उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है। इंडिया हमारे लिए एक देश, हम समझते हैं ना, एक फॉरेनर के लिए इंडिया एक स्टॉक है। बिल्कुल। तो हर स्टॉक का एक एंट्री का टाइम होता है, एक एग्जिट का टाइम होता है, और जब वो डालता है 3 महीने के आउटलुक में, आज इंडिया अच्छा लगे तो लगता है, लगाता है, 3 महीने में उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो बन गया। अभी ब्राजील उसको सस्ता लग रहा है तो वो शिफ्ट करता है ब्राजील में, जब ब्राजील में उसका प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो वापस इंडिया को देखेगा ना। तो ये कांस्टेंट चर्न वाला पैसा है जो आएगा तो जाएगा, ऐसा कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या नाराजगी या ऐसी बात नहीं है। आप ये सेलर्स को ये मत सोचिए वो डर के मारे अपने देश को छोड़ रहे, नहीं, उनके लिए इंडिया एक स्टॉक है, और जैसे आप स्टॉक को इवेलुएट करते हैं, वो इवेलुएट करते हैं, तो वो हमारे जो डे ट्रेडर्स और डेरिवेटिव ट्रेडर्स की बात करें, वैसे फॉरेन में भी होते हैं ट्रेडर्स, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जब उनके आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं तो नेट सेलिंग बनता है। वन सेकेंड, डोमेस्टिक की बात करी, देखिए डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ना, खाली उनके पास चॉइस है कि मैं लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप खरीदूं, मैं IT, बैंकिंग, कंजम्पशन, इंफ्रा ऐसे खरीदूं, मगर खरीदना ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, वो 5% कैश में रख सकते हैं, बहुत सीरियस सिचुएशन में 10%, मत तो 95-90% जो पैसा मिल रहा है उनको जबरदस्ती मार्केट में निवेश करना ही है। अब ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड मैनेजर बाइंग डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, पैसा जो आता है उनको मार्केट में डिप्लॉय करना ही है, यही नियम है, वो कैश में नहीं रख सकते पैसे को। तो अल्टीमेटली ये रिटेल निवेशक का कॉन्फिडेंस है किसके ऊपर? इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, शायद मोदी जी के ऊपर, और सेकंड है कि उनको बैंक डिपॉजिट में जो फिक्स्ड रिटर्न 7% 8% मिल रहा है, पोस्ट टैक्स उनके हाथ में 5% नहीं बैठ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में अभी 10% भी बन जाए, अभी तो स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है, वो बात अलग है, मगर 10% हो जाए वो दुगना है बैंक डिपॉजिट। इसलिए आपने देखे ना आंकड़े 2009-10 में म्यूचुअल फंड के डिवाइडेड बाय बैंक डिपॉजिट 13% था, आज 29% बन गया है। यानी लोगों का पैसा बैंक डिपॉजिट से शिफ्ट होकर म्यूचुअल फंड में आ रहा है, और RBI गवर्नर ने लेकर सभी फाइनेंस मिनिस्टर के लोगों ने भी कहा है कि अरे बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, मगर
लोगों का भरोसा धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, इसलिए वो पैसा आ रहा है एसआईपी के थ्रू कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स मेरे ख्याल में 20,000 करोड़ आज है, ये आंकड़े 25,000 करोड़ बहुत जल्द से पहुंच पहुंच जाएंगे। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते रहेंगे। क्या है, कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसी डिसीजन मेकिंग पे उनकी चॉइस। जी। वैसे तो डोमेस्टिक का सपोर्ट जारी रहेगा, तो इसलिए मार्केट में भयंकर गिरावट की कोई डर मेरे मन में नहीं है। चलिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बाजार में बड़ी गिरावट की कोई आशंका अभी दिखाई नहीं दे रही है, ये सुनील जी का मानना है। और हमारे बड़े कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है और हमारे बहुत सारे रिटेल निवेशक खाली ये जानना चाहते हैं क्या खरीदें, क्या बेचें, कौन से सेक्टर में खरीदें, किससे दूर रहें। तो अब जरा उस हिस्से पर भी लौटते हैं। सर, हमने देखा बजट के पहले तक मतलब किसी पीएसयू पे आंख बंद करके आपने पैसे लगाए हो, पैसे आपके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने हो गए। डिफेंस पे बात कर लीजिए, रेलवे में बात कर लीजिए, पावर में बात कर लीजिए। पावर में तब भी उतनी रैली नहीं रही, लेकिन फिर भी बहुत सारे शेयर काफ़ी अच्छे चले हैं। लेकिन डिफेंस को लेकर के क्या आपको लगता है कि अब सेक्टर रोटेशन का टाइम है? आपको लगता है कि ठीक है, काफ़ी रैली आ गई है, थोड़ा सा सुस्ता लेने दीजिए, फिर से ये ग्रोथ स्टोरी कैसी दिखाई दे रही है पावर की आपको? क्योंकि पावर में बहुत सारे सवाल हमारे पास डेली कॉलर शो में हमारे पास भर भर के सवाल आते हैं। अब हम ऊपरी स्तरों पे फंस गए हैं, क्या करें? नहीं, देखिए, मैं कहूँगा कि पावर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया का है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ को पावर का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। खास करके अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ पावर में बहुत ध्यान जारी है। आज हमारे टोटल पावर रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम 30% ही रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। 70% अभी भी फॉसिल बेस्ड फ्यूल, कोल, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये वाले क्रूड ऑयल, ये इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें अब शिफ्ट हो रहा है। बाय 2030 गवर्नमेंट की प्लान है कि 50% हमारा पावर हम रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, न्यूक्लियर पावर में आपने देखा बजट में भी फोकस था प्राइवेट सेक्टर को उसमें आमंत्रित करने का। ग्रीन एनर्जीज, विंड पावर है, हाइड्रोजन पे ऊपर है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे है। तो करीबन समझिए कि बहुत सारा खर्चा अभी एनर्जी सेक्टर में होने वाला है आने वाले दिन में, ये अपने टोटल इंक्रीजिंग पावर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और ऑल्टरनेटिव के ऊपर ध्यान बढ़ाते हुए। तो इसीलिए मेरे ख्याल में पावर सेक्टर के लिए आप ओनली, खाली क्या है कि वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ने के कारण आप सावधान रहिए। और ऑलरेडी आपने कुछ पैसा डाला है और पैसा बन गया है, क्या आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी थी? जैसे आपको पीवी को 9 लाख का खरीद के देना है, या आप कोई क्रूज पे जाना चाहते हैं, मेडिटेरेनियन क्रूज पे, तो वो कीजिए आप। बट मार्केट में ये सेक्टर में प्रॉफिट बुक करके किसी और सेक्टर में डालने वाला वो गलती मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली पावर सेक्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स है। और आप देख रहे हैं कि एनर्जी जैसे एनएफओस 3-4 लॉन्च हुए हैं, करीबन समझिए कि 20-30 हजार करोड़ उसमें फंड मैनेजर्स के पास पैसा आए हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस के। ये सब पैसा अभी लगेगा वहां पर एनर्जी सेक्टर बिल्कुल। पे, तो और भी खरीदारी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है, पैसा है अभी बाहर, मार्केट से बाहर आपकी कोई ख्वाहिश है उसको पूरा करना है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए। मार्केट में रहने की आशा है तो थोड़ी लंबी अवधि तक इंतजार कीजिए, और भी बढ़ सकता है। फ्रेश आप पैसा डालने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा तो धीरे धीरे डालिए एक एसटीपी के जरिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो मार्केट में आएगी। आज वैल्यूएशन थोड़ी हाई है उस सेक्टर में, तो मैं कहूंगा कि धीरे धीरे आप एक एसआईपी एसटीपी की इस तरीके से एंट्री कीजिए। अभी लमसम में डालना इस वैल्यूएशन के ऊपर, मैं कहूंगा कि क्योंकि कुछ एक शॉक आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप नो इमिडिएटली उसमें नाराज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं धीरे धीरे आप निवेश इसमें जारी रखिए, मगर टाइम फ्रेम एक डेफिनेटली 3 से 5 साल का रखना चाहिए, क्योंकि 2030 तक ये गवर्नमेंट की प्रोग्राम जारी रहेगी। चलिए, 3 से 5 साल तक अगर आपने पैसे लगाए हैं पावर सेक्टर में, अच्छी पावर कंपनियों में, तो आपको यहाँ से पैसे निकालने नहीं है। थोड़े थोड़े करके अगर आपको पैसे लगाने हैं तो लगाते रहिए, धीमे धीमे करके लगाइए, लेकिन नज़रिया अपनी लंबी अवधि का रखिए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड मांग अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि नए नए, आज ही हमने देखा कि एसजेवीएन को ऑर्डर मिल रहे हैं, कभी किसी कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। बजट के अंदर फोकस पावर के ऊपर है। बिना पावर के जो है बिना ऊर्जा के देश में तरक्की हो नहीं सकती है। दूसरा सर, रक्षा क्षेत्र पर आ जाते हैं। रक्षा क्षेत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक रैली रही है, सरकार का फोकस भी रहा है। रक्षा क्षेत्र को लेकर के बहुत लोग थोड़ा सा ऊपर में फंसे हुए हैं।
और कुछ लोग अभी भी पैसे लगाना चाह रहे हैं। उसमें बहुत सारी कंपनियां रही, उसमें हमने देखा कोचिन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो, HAL हो, इन सब में काफ़ी अच्छा मूव रहा। लेकिन क्या आप थोड़ा ठहरने का टाइम आ गया है, या फिर आपको लगता है यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करके अभी बने रहना चाहिए? यहाँ थोड़ा ठहरने का टाइम आ गया है, बिकॉज देखिए डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट का बजट में भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं था। जी। सेकंड, हम थोड़ा ऑटोमेटेड, अभी नहीं, डिफेंस में ही अभी मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ऐसी चीज़ों से हम अपना ये कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपोर्टेड डिफेंस से चलेगा। डोमेस्टिक PSUs से जो मैन्युफैक्चरिंग हो सके हो जाएगा। तो मगर ये स्टोरी बहुत डिस्काउंट हो चुकी है। अभी रिसेंट में जो डिफेंस के वाले फंड सब लॉन्च हुए हैं, सब दुगना हो गए हैं एक साल 1.5 साल में। तो बहुत बहुत तेजी से रैली हुई है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना इसमें अच्छा होगा, बिकॉज ये एक क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिकली चाइना और पाकिस्तान के सिचुएशन को हमने मैनेज कर लिया है। तो अभी कोई वॉर का नियर टर्म में कोई ये नहीं दिख रहा है। हम बहुत प्रैग्मेटिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को चला रहे हैं। और सेकेंड चीज़ है कि वहाँ पे भी कॉस्ट बहुत बलून हो रही है आर्मी की, इसलिए अग्निवीर जैसे प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बिकॉज कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब एक इंडिया एक मजबूत स्ट्रांग इकोनॉमिक स्टोरी में जा रही है। तो मेरे ख्याल में डिफेंस में एक कैचअप रैली जरूर हुआ था, जो बहुत साल से नेग्लेक्टेड था। तो वो ओवरड्यू था, कैचअप रैली वो हो गया है। तो थोड़ा इसमें मुनाफा बुक करना मैं कहूँगा उचित रहेगा एट दिस स्टेज। चलिए, तो डिफेंस के अंदर अभी मुनाफा अगर आपके पास है तो मुनाफा बुक कर लीजिए। थोड़े नुकसान में आ गए हैं आपके, आपने बिल्कुल पीक पर जाकर के लिया है, तो भी एक बार के लिए निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी एकदम से वो अपसाइड देखने को नहीं मिला कि शेयर डबल हो गया एक महीने, फिर ट्रिपल हो गया, वैसी तेज़ी अब देखने को नहीं मिलेगी। सर, क्या सेक्टर रोटेशन का टाइम आ गया है? और वो अगर रोटेशन हम करते हैं तो वो क्षेत्र कौन से होंगे? क्या IT के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके के नंबर हम देखने को मिल रहे हैं, US में जो साइन मिल रहे हैं, IT शेयरों को लेकर के फ्यूचर आपको क्या दिखाई देता है? और फोकस कहाँ रखें, लार्ज कैप में या मिड कैप में? तो मैं कहूँगा कि IT में अभी खरीदने का वक्त अभी वापस शुरू हो रहा है। कि इतने दिनों से क्या है कि भले ही अभी देखिए IT सेक्टर में अभी भी ग्रोथ 1%, 3% टॉप लाइन की ग्रोथ की बात ही कर रहे हैं, राइट। तो ग्रोथ उतनी तेजी क्या उन आंकड़े नहीं दिख रहे, बट क्या हुआ कि IT का स्टोरी थोड़ा लंबा अवधि से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्री कोविड में IT सेक्टर एक सेफ सेक्टर माना जाता था और उस हिसाब से उसको वैल्यूएशंस। फिर कोविड में क्या हुआ, एकदम से ये वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ों पे ध्यान हो गया, IT एकदम एक ग्रोथ सेक्टर बन गया और बहुत तेजी से वैल्यूएशंस बढ़ गई थी। उसके बाद जब कोविड पीछे हट गई और सब नॉर्मलाइज हो गया, US थोड़ी स्लो डाउन में आ गई थी, तो नेचुरली IT का डिमांड उतना नहीं था। तो इसलिए वो हाई वैल्यूएशन से IT को करेक्ट होना ही था। अब वो टाइम करेक्शन हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है। अब US में ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, तो इसीलिए IT का बाइंग वापस शुरू हो सकता है, वो एक चीज है। सेकंड बात यह है कि जब फॉरेनर्स निवेश करते हैं इंटरनेशनली, देखिए आप लॉन्ग टर्म पैसे में म्यूचुअल फंड वाले पैसे ज्यादा पैसिव्स में आते हैं। और पैसिव में क्या होता है कि आपको हर सेक्टर जो इंडेक्स में है उसमें पैसा लगता है, चाहे जो भी आउटलुक हो, क्योंकि पैसिव का एक बिना आउटलुक का इंडेक्स को खरीदना है। तो वहां पे IT का एक सिग्निफिकेंट शेयर है हमारे लार्ज कैप इंडिसेस में। इसलिए ये बजट से क्या हुआ है कि फॉरेनर्स जो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा नर्वसनेस था कि ये अपना जो टैक्सेस जो लगाया गया F&O के ऊपर और कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया, इससे वो डोमेस्टिक निवेशक के एक्शंस को लेकर थोड़े डरे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक निवेशक में इसका कोई असर नहीं दिखा है, तो आज देखिए वापस शुरुआत हुई। तो मेरे ख्याल में बजट ने सभी बॉक्सेस टिक किए हैं हमारी एक ग्रोथ स्टोरी को कायम रखने के लिए, दूसरी हमारी फिस्कल डेफिसिट को डिक्लाइनिंग पाथ में, कंसोलिडेशन पाथ में रखने के लिए, और तीसरी बात ओवरऑल हम अपने जो एक कार्यक्रम जो कहते हैं ना पॉपुलिज्म वर्सेस डेवलपमेंट, हमने एक बैलेंस अच्छी तरह से क्रिएट किया है। डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म, एक तरफ डेवलपमेंट को भी, फिर पॉपुलिज्म। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस, और एक सिंपल सी बात मैं कहूँगा, अभी इतना चर्चा हो रहा है पार्लियामेंट में कि गवर्नमेंट ने क्यों आंध्रा और बिहार को इतना पैसा दिया, और ऑपोजिशन बहुत झंडा उठा रही है उसमें। पर ये देखिए फॉरेनर की आंखों से क्या बात है, ये ओपन पब्लिक में गवर्नमेंट ने ये पैसा दे दिया। तो ना अब बिहार वाले पॉलिटिशियन या आंध्र प्रदेश वाले पॉलिटिशियन वापस जा सकते हैं जी। गवर्नमेंट को समर्थन देने से। एट द सेम टाइम अपोजिशन इतना नॉइस कर रही है कि उनका गठबंधन भी नहीं हो सकता है। यानी गवर्नमेंट की 5 साल की
रूल की गारंटी एक तरफ से बन गई है। ये ओपन खुलेआम गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया कि इसको ओपन फील्ड में लगा दिया। तो जी फॉरेनर भी देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी होगी, रिफॉर्म्स की बात कंटिन्यू होगी, तो फॉरेनर का पैसा मैं वापस जी बहुत तेजी से आते हुए हमारे मार्केट में देख रहा हूं। तो ठीक डेफिनेटली मेरे को वहां पर देखिए तो लार्ज कैप ओरिएंटेड में आईटी में मेरे को उनको कंफर्ट ज्यादा लार्ज कैप में है, ठीक वेरएस मिड कैप में गिने चुने कंपनी में एक कंफर्ट होगा। तो इंडेक्स की तरह आप खरीद रहे हैं तो लार्ज कैप आईटी इंडेक्स को खरीदें, मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स चुन रहे हैं तो मिड कैप में गिने चुने स्टॉक्स में भी पोटेंशियल हो सकता है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपसे बात करना इतना अच्छा लगता है कि लगता है वार्तालाप चलता रहे, लेकिन मुझे भी बताया गया कि आपके लिए आपकी भी समय की व्यवस्था रहती है। तो अब मैं जानना चाहूँगा आखिरी सवाल जो हमारे तमाम दर्शक सुनना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा इस समय फेवरेट कौन से वो एक या दो सेक्टर हैं जिसमें आप अभी खरीदारी की सलाह देंगे, और कौन से वो दो तीन सेक्टर होंगे जिनसे आप दूर रहने की सलाह देंगे? चलते चलते हम आपसे ही जानना चाहेंगे सर। तो दूर रहने की बात तो मैंने कही ना, अपनी डिफेंस से मैं दूर डिफेंस से। रहूंगा अब के लिए, वो तो बात ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो रेलवे से सर? पसंदीदा सेक्टर की बात करें। हाँ रेलवे रेलवे भी क्या आप कुछ उसमें करें। शामिल है? नहीं जी, रेलवे इज डिफरेंट। सी रेलवे का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत की हिस्सा है। सी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी है, रेलवे के पास बहुत लैंड पड़ा है, उसको डेवलप करके देश की, सो इट्स क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। डिफेंस का वैसा नहीं है, डिफेंस का एक बहुत नैरो फोकस है, वेरएस बिल्कुल। रेलवे डेवलप होगा, इंडिया के हर कोने कोने में रेलवे लाइन डेवलप होगा, नौकरियां डेवलप होगी, बहुत से पोटेंशियल है रेलवेज के लिए। रेलवेज का मैं अलग में बात करूँ, डिफेंस तो रेलवेज तो अलग अलग है। मगर पसंदीदा सेक्टर मेरे लिए थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लेकर मैं कंजम्पशन और बैंकिंग, ये दोनों में मेरा थोड़ी अलोकेशन में बढ़ाऊंगा। कारण मैं बता रहा हूं आपको कि इतनी ध्यान इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, पीएसयूज इनके ऊपर चली गई है कि कंजम्पशन के ऊपर पैसा हट गया है, और बैंकिंग के ऊपर ही इतनी नेगेटिव न्यूज आ रही है उसके हट गया है। मगर ये सोचिए, थोड़ा लंबी दृष्टिकोण रखेंगे आप, तो अल्टीमेटली इंडिया में प्राइवेट कैपेसिटी की शुरुआत तभी होगी जब कंजम्पशन बढ़कर कैपेसिटी बढ़ेगी। तो रास्ता क्लियर है कि एक ना एक दिन ये कंजम्पशन बढ़ने बढ़ने का है, और जब वो बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये अर्निंग्स ग्रोथ आके आपको जस्टिफाई करेगी। तो आज मेरे ख्याल में कंजम्पशन में अभी भी थोड़ी वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। सेम टाइम बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर की बात आए तो बिना बैंकिंग के सपोर्ट के प्राइवेट सेक्टर अपना कैपेक्स का प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते। भले ही लगे उसमें 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, मगर अल्टीमेटली बैंक्स को ही फाइनेंस करना है, क्योंकि हर कैपेक्स का प्रोजेक्ट में 30% इक्विटी होता है, 70% बैंक लोन होते हैं। तो बैंक्स के लिए ये एसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर और ये जो कैपिटल गुड सप्लायर्स होंगे ना, वहां पे उनका इंटरेस्ट रेट का प्रेशर नहीं होता है। 13%, 14, 15, 16, 17% में भी वो लोन लेकर अपना प्रोग्राम को कंप्लीट करेगी। तो बैंक्स की निम्स में जो आज एक डरावत है, और डिपॉजिट ग्रोथ उतना नहीं है, इसलिए 11% डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है मगर 17% लैंडिंग ग्रोथ हो रहा है। तो डेफिनेटली प्रेशर इंटरेस्ट रेट्स को पास ऑन करने में आएगी। रिटेल में मुश्किल है इंटरेस्ट रेट्स को पास ऑन करना, बिकॉज बहुत से कंपटीशन है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में। मगर कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, पब्लिक सेक्टर का हाथ आगे होगा। तो मेरे लिए खास करके बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनका कासा बैलेंस भी ज्यादा है, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है मेरे लिए। और ओवरऑल बैंक बीएफएसआई सेक्टर में मैं खरीदारी अभी करूंगा, क्योंकि मार्केट में जिस चीज में दिलचस्पी नहीं है उसी में मैं ज्यादा पैसा आज लगाऊंगा। सिंपल सी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जिस समय थोड़ी कॉन्ट्रा का कॉल जो है वो लेकर के चलनी चाहिए। और सर, समय की कमी है, वरना आपसे भी और ज़्यादा ढेर सारी बात करते और बहुत कुछ हमारे दर्शकों को सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आगे भी आप समय समय पर अपना महत्वपूर्ण कीमती समय देते रहेंगे, ताकि जो बाज़ार के नए निवेशक आ रहे हैं जिन्होंने अब तक गिरावट नहीं देखी है, उनको सिर्फ सब कुछ हरा हरा दिखाई दिया है, वो सही तरीके से बाज़ार को समझ सकें और सही दिशा से सही निर्णय लेकर के बाज़ार में निवेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज का अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सर। धन्यवाद, और आपके निवेशकों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, तो फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर हम रविवार को आपके साथ जुड़ेंगे और अगले हफ्ते की, अगले महीने की और बाज़ार को लेकर के और विषय पर जानकारी के लिए किसी और बड़े विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।